Hello friends, I am engineer Praveen Kumar Bagde. Let's start our study. तो now today we have study about the bombs. यानी कि आज हम पूरे बमों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोगों ने सुना तो होगा वो डायलॉग, क्या कमाल लगती हो क्या बम लगती हो। तो उसी बम के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बम कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बम के ऊपर में बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा न्यूट्रॉन बम के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज द न्यूट्रॉन। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि कणाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो होती है वो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम परमाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परमाणु के नाम से। और परमाणु जो होता है, कणाद ने उसे अविभाज्य कण कहा था, लेकिन बाद में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक जैसे वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर रिसर्च करके यह बताया कि परमाणु जो होता है वो उससे भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, परमाणु का जो नाभिक होता है इस तरह से होता है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि किसी भी परमाणु की संरचना को जब आप ध्यान से देखोगे तो बीच में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। उसके आजू बाजू क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻23 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके आजू बाजू में न्यूट्रॉन होते हैं और चारों ओर वृत्ताकार ऑर्बिट में यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो परिक्रमा करते हैं। तो आपको रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें आपने पढ़ा होगा कि परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या किया था? परमाणु के नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी किया था, जिसके कारण उसे पता चला था कि कुछ अल्फा किरणें जो होती है वो नाभिक के आर पार चली जाती है, कुछ अल्फा किरणें होती है जो वापस आ जाती है और कुछ अल्फा किरणें होती है वो गोल्डन झिल्ली के से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, यानी कि मार्ग को परिवर्तित कर देती है। तो इस बात से यह पता चला था दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से कि परमाणु के किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, जो जिससे क्या होती है? अल्फा किरणें क्रॉस नहीं कर पाती है, इसीलिए रिटर्न हो जाती है, यू टर्न मार लेती है। और अगर वो जो अल्फा कण होते हैं अगर वो किनारे से जाते हैं तो कई बार वो पेनेट्रेट हो जाते हैं, यानी कि पार हो जाते हैं, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और सबसे किनारे में क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन होते हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, जो उदासीन कण होते हैं, उनसे बने बम या उसके आधार पर इस नाम रखा गया है बम का, न्यूट्रॉन बम। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु का क्या होता है? एक इंग्रेडिएंट होता है या उसका एक भाग होता है या पार्ट होता है या छोटा कण होता है। तो न्यूट्रॉन बम के बारे में मैं आपको बता रहा था दोस्तों। तो न्यूट्रॉन बम के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कोहेन नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? कोहेन ने 89 वर्ष की अवस्था में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में अत्यंत खतरनाक न्यूट्रॉन बम जो है वो उसके जनक जो है वो सैमुअल टी को कहा जाता है। यानी कोहेन एक शहर है, वहां पर कोहेन शहर के लॉस एंजल्स में अत्यंत खतरनाक न्यूट्रॉन बम के जो जनक है वो सैमुअल टी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सैमुअल टी को कहा जाता है। इस फैक्ट को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों न्यूट्रॉन बम के बारे में एडिशनल फैक्ट यह है कि इस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है, टैंकों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों का तहस नहस कर सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम को गिराया गया था। तो वहां पर इतना ज्यादा रेडियोधर्मिता का प्रभाव पड़ा था कि आज भी वहां पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कई प्रकार की अनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ये होते हैं दोस्तों रेडियोधर्मिता का दुष्प्रभाव। तो बम जो है वो हमारे लिए भी हानिकारक है, पाकिस्तान के लिए भी हानिकारक है, जापान के लिए भी हानिकारक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सॉल्टेड बम की। दोस्तों सॉल्टेड का मतलब होता है नमकीन। तो यहाँ पर
नमक वाले नमकीन की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे बम की हो रही है। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कि ये सॉल्टेड बम क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, थोड़ा न्यूट्रॉन बम के बारे में और एक चीज मैं बता देता हूं कि न्यूट्रॉन बम जो होता है वो एक ऐसा बम होता है जो परंपरागत परमाणु बम की तरह नहीं व्यापक स्तर पर संपत्ति का विनाश नहीं करता, लेकिन इससे पैदा होने वाली जो रेडियोधर्मी विकिरण होती है वो बम से फैलने वाली विकिरणों से कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। न्यूट्रॉन बम का विकास जान माल की हानि कम करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के लिए किया जाता है, यानी कि उसके रेडियोधर्मिता के प्रभाव से ही कई लोग मर जाते हैं। इसके अलावा सॉल्टेड बम की बात हम कर रहे थे, तो दोस्तों नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बॉल्ट एवं सोने के द्वारा सॉल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि यह अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण को फैला सकता है। तो दोस्तों सॉल्टेड बम जो होता है, कई सारी मूवीज में आपने देखा होगा जिसमें आतंकवादी लोग बम बनाते हैं, तो बम बनाने की अलग से ट्रेनिंग्स होती है, तो ये जो होते हैं वो सॉल्टेड बम बनाते हैं दोस्तों, यानी कि सोने की जो पतली सर्किट बोर्ड होता है उसमें वो बम को फिट कर देते हैं, यानी कि उसको बम बनाते हैं। तो बम बनाने की कई सारी विधियां होती है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा माइक्रोवेव बम के बारे में। दोस्तों माइक्रोवेव बम जो होता है, माइक्रोवेव बम जो होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि माइक्रोवेव बम जो होता है इसका आविष्कार अमेरिका के द्वारा किया गया था। माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों सूक्ष्म और वेव का मतलब होता है तरंग, सूक्ष्म तरंगों वाला बम। इस बम का आविष्कार अमेरिका के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा तीव्र गति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और शत्रु के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचार प्रणाली होती है उसे क्या कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। यहाँ तक कि वाहनों की इग्निशन प्रणाली, तो आपको पता होगा इग्निशन प्रणाली क्या होता है, जो हमारी बाइक होती है जिसमें हमारा सेल्फ स्टार्ट होता है वो होती है इग्निशन प्रणाली, यानी कि इग्निशन का मतलब होता है दोस्तों ज्वलन सिस्टम, यानी कि ज्वलन ताप जो होता है, जिस ताप के ऊपर इग्निशन टेम्परेचर, जिस ताप के ऊपर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो आपका जो स्टार्टर होता है वो स्टार्टर सिस्टम को खराब कर देती है। माइक्रोवेव बम जो होता है वो किसी भी ईंधन के स्टार्टर सिस्टम को खराब कर देता है। अगर किसी प्लेन के ऊपर माइक्रोवेव बम छोड़ दिया जाएगा तो वो प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देगा और वो प्लेन नीचे गिर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो माइक्रोवेव बम होते हैं ये काफी हानिकारक होते हैं। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्किट को ध्वस्त कर सकते हैं और उसकी संचार प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाले इन बमों से कोई जनधन हानि नहीं होती, यानी प्लेन में बैठा कोई व्यक्ति तो नहीं मरेगा लेकिन वहां का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। वहां का जो ऑटो पायलट सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा, तो प्लेन तो क्रैश हो जाएगा ना, और जब प्लेन क्रैश हो जाएगा तो मरना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। फिर वही कर्ज वाली मूवी के जैसे कहानी हो जाएगी, एक था हसीना एक थी दीवानी वाली। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे माइक्रोवेव बम की। तो माइक्रोवेव बम इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे निकलने वाली हानिकारक माइक्रोवेव तरंगे जो होती है वो दुश्मन के पूरे सर्किट को ध्वस्त कर देती है और कम्युनिकेशन चैनल को पूरे तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों वैक्यूम बम की। वैक्यूम बम के बारे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वैक्यूम बम का मतलब होता है कि ऐसा बम जो क्या होता है कि ऐसा बम जो कि अमेरिका के रक्षा अनुसंधानों के द्वारा तैयार किया गया था, जो रासायनिक एवं जैविक शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित कर उन्हें क्या कर देता है, उन्हें बेकार कर देता है। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता है। वैक्यूम बम जो होता है दोस्तों, वैक्यूम बम जो होता है यह रूस के द्वारा विकसित एक नई संकल्पना पर आधारित विस्फोटक हथियार है। यह हथियारों के विपरीत पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं करता, परंतु यह बम वातावरण में मौजूद वायु को ही विस्फोटक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसे वैक्यूम बम कहा जाता है दोस्तों। यानी कि इसे अगर हवा मिल गई तो ये क्या कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, मुंह से जो है कारतूस को निकालते हैं और बम को फेंक देते हैं, वो एक प्रकार का वैक्यूम बम होता है। याद रखना दोस्तों इस बात को। वो वाली मूवी आपने देखा होगा, जलवा तेरा जलवा जलवा वाला गाना, और बम फेंक देते हैं तो फिर वो अमिताभ बच्चन झेल लेता है तो उसका हाथ ही कट जाता है। तो वो वैक्यूम बम होता है, उसका कारतूस निकाल के फेंकने के बाद वो फट जाता है। तो ये वैक्यूम बम होता है दोस्तों। इसे जो है सबसे पहले जो है रूस के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिरल गोरसोको एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जो विराट नाम का जो विमान वाहक पोत था वो भारतीय नौसेना से क्या हो चुका है, रिटायर्ड हो चुका है। उसके स्थान पर एक नया रूस से खरीदा गया है विमान वाहक जिसका नाम है गोरसोको
और यह विराट का स्थान लेगा। यह हिंद महासागर में भारत की स्थिति को संभालेगा, यानी मोर्चा संभालेगा और चाइना को भारत में घुसने से बचाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे। आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। इसका निर्माण 1958 में जेएस किल्वी ने किया था। तो आईसी को एकीकृत परिपथ कहा जाता है दोस्तों। इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और पहली आईसी को इंटेल कंपनी ने बनाया था। इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है आईसी का पूरा नाम? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत परिपथ। पहली आईसी जो है वो जेएस किल्वी ने बनाया था, पहली आईसी को इंटेल कंपनी ने बनाया था और पहली आईसी का नाम था इंटेल 4004 और ये इंटेल कंपनी इजराइल और अमेरिका में है दोस्तों, इजराइल में है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की। तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर शहर को कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सिलिकॉन वैली, भारत की मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है और पूरे विश्व की सिलिकॉन वैली अमेरिका को कहा जाता है। इन तीनों फैक्ट को याद रखना और गार्ड बांध लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बता दूं आपको, आईसी जो होता है इसका निर्माण जो है बहुत सारे परिपथ को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इससे हम कंप्यूटर के आकार को छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा आईसी का प्रयोग जो है कंप्यूटर में 3rd जनरेशन से प्रयोग किया गया था। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि के कंप्यूटर जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है। इसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप्स गति सेकंड है। यानी कि दोस्तों क्रे कंप्यूटर जो है ये जापान के द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता का सुपर कंप्यूटर है और सागा 220 जो है ये इसरो द्वारा विकसित भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। जिसे तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि सागा 220 जो है सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारत के द्वारा विकसित किया गया है और यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है। तो इसे किसने बनाया है दोस्तों? विक्रम साराभाई ने बनाया है। और इसे कहाँ उपयोग किया जा रहा है? तो इसे जो है सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला सतीश धवन में प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, ये सर्वाधिक आधुनिक कंप्यूटर होते हैं। ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा कीमत होती है और गति भी सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े, लेकर आया था आपके लिए बॉम्ब्स का वीडियो और इसके साथ ही मैंने कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी जानकारियां दी है। तो इस विविध के वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी से रिलेटेड वीडियोस अगर आएंगे तो मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।